तो इस अमेरिकन सीरीज योर ऑनर का एक इंडियन वर्जन भी है और जिसने भी इस इंडियन वर्जन को देखा है कमेंट जरूर करना कि कैसी है, क्योंकि ये अमेरिकन सीरीज तो सिर्फ एक सीजन में खत्म हो जाती है बट इंडियन वर्जन पूरे 2 सीजन तक स्ट्रेच करती है, जो कि मेरे हिसाब से सच में बहुत लंबी है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं मेन स्टोरी पर। कहानी का प्लॉट बेस्ड है एक बहुत ही ईमानदार जज पर, लेकिन वो जज अपने बेटे को बचाने के लिए सभी रूल्स और रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा देता है। साथ ही हमें इस कहानी में थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में भी हम जानेंगे। अभी के लिए ये कहानी शुरू होती है मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम होता है एडम, जिसकी उम्र होती है 17 साल। और ये जिस लड़की के साथ होता है वो लड़की होती है इसके टीचर। और शायद मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे थे। नाउ अमेरिकन कल्चर इंडियन कल्चर से डिफरेंट है। वहाँ के पेरेंट्स इस बात की आजादी देते हैं कि उनके बच्चे लाइफ को खुद से एक्सपीरियंस करे, इस तरह के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन को स्टैब्लिश करके। बट सिंस की एडम सिर्फ 17 साल का होता है, ये दोनों छुप कर ये सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि अंडर एज के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाना एक क्राइम है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि होता है एडम का डैड, और इनका नाम होता है मिशेल, जो कि अपनी वाइफ की कब्र पर आए होते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन। और यहाँ से निकलकर वो जाते हैं एक घर की तरफ और उस घर के अंदर झांकने लगते हैं फॉर सम रीजन, जिसकी असली वजह हमें आगे जानने को मिलेगी कहानी के बढ़ने पर। तो वहीं एडम भी रेडी होकर निकल जाता है अपने घर से, और ये भी अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी फोटो और फूल लेकर निकलता है। साथ ही ये अपने डैड की कार को भी ड्राइव करता है ताकि वो जल्दी से काम को फिनिश करके स्कूल के लिए निकल सके। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है एक गैंगस्टर के घर की तरफ, जिसके बेटे का नाम होता है रोको बैक्स्टर। आज इसका बर्थडे होता है और इसलिए उसका डैड जिमी उसे एक एंटीक बाइक गिफ्ट करता है, और सेम इसी बाइक को लेकर रोको भी निकल जाता है एक राउंड मारने। तो वहीं एडम जिस जगह पर जाता है अपनी माँ की फोटो को रखने, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस बात को सेंस कर एडम भी वहाँ से निकल जाता है। और कुछ देर बाद ये देखता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, जिससे ये और भी घबरा जाता है, और इस घबराहट की वजह से इसकी सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं। टू बी स्पेसिफिक, इसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, और सेम वही प्रॉब्लम इसे शुरू हो जाती है यहाँ पर। और सेम अस्थमा के पंप को ढूंढने के लिए ये जैसे नीचे झुकता है, इसकी कार जाकर सीधा टकरा जाती है रोको की बाइक से, जिसे देखकर वो लोग भाग जाते हैं जो कि एडम का पीछा कर रहे थे। और जब एडम अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो रोको को देखता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये डर की वजह से इमरजेंसी नंबर को डायल करता है, बट इससे पहले ये कुछ बोल पाता, ये देखता है कि रोको की सांसें बंद हो गई हैं, और अगर ये पुलिस को कुछ भी बताएगा तो इसका फंसना तय। साथ ही इसे फिर से अस्थमा का दौरा पड़ता है, और खुद को बचाने के लिए ये अपने आप को घसीटते हुए कार के पास लेकर जाता है, पंप निकालता है, उसे यूज करता है, बट डर की वजह से उसे वहीं पर छोड़ देता है। साथ ही यहाँ पर दो चीजें और भी होती हैं। पहला, ये रोको का फोन अपने पास रख लेता है, और दूसरा, उसके बाइक के कुछ पार्ट्स उसकी कार में फंसे रह जाते हैं, जो कि आगे चलकर सबूत बनेंगे। साथ ही रास्ते में इसकी कार के ईंधन भी खत्म हो जाती है, इसलिए इसे मजबूरन एक गैस स्टेशन पर रुकना पड़ता है, जहाँ पर यह खुद ही अपने कार में ईंधन भरता है। और ठीक इसी बीच पुलिस इसे फिर से कॉल करती है। एक्चुअली इसे नहीं, बल्कि रोको के फोन पर, जिसका यूज कर इसने पहली बार पुलिस को कॉल लगाई थी। और सेम इसी वक्त एक पर्सन एडम को जाने के लिए भी कहता है, जो कि उसे खून से सना हुआ भी देखता है, और उसकी चिल्लाने की आवाज पुलिस के रिकॉर्ड में चली जाती है, जो कि एक और सबूत बनती है। तो वहीं इसके डैड मिशेल एक केस की हियरिंग ले रहे होते हैं, जिसमें एक ब्लैक वुमन पर यह आरोप होता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स में ड्रग छुपाकर स्मगलिंग करती है। इनफैक्ट एक ऑफिसर तो ये भी कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा कि वो बाथरूम में अपने प्राइवेट पार्ट्स में ड्रग छुपा रही थी। अब शायद बहुत सारे लोग ये बात बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका में दो तरह के लोग रहते हैं, जिन्हें आम भाषा में कहते हैं गोरे लोग और काले लोग। टू बी स्पेसिफिक, इन्हें नेटिव अमेरिकन कहते हैं, मतलब कि गोरी चमड़ी वाले लोग, और दूसरों को अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, मतलब कि काली चमड़ी वाले लोग। अब प्रॉब्लम यह है कि इन गोरी चमड़ी वालों को लगता है कि वो लोग महान हैं, और इसलिए वो इन ब्लैक अमेरिकन को कुछ भी नहीं समझते, और उन्हें परेशान करने के लिए वो उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में
बंद कर देते हैं। और सेम इसी बात का शिकार ये लेडी भी होती है यहाँ पर, और उन पर ये झूठे आरोप लगाता है ये ऑफिसर खुद। नाउ इसका बयान यहाँ पर ये होता है कि वो दरवाजे पर खड़ा होकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि एक्यूज्ड बाथरूम में जाकर ये सब करती है, इवन कि इसके पास पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है A to Z। अब अगर आपको याद होगा तो कहानी की शुरुआत में ये जज खुद गया था एक घर के सामने और अंदर झांक रहा था। दरअसल वो घर होता है उस लेडी का, और ये जज यही देखने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे पर खड़े होकर बाथरूम के अंदर झांकना पॉसिबल है या नहीं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और एक बंद दरवाजे के बाहर से ही अगर आप सब कुछ देख लें तब तो आप इंसान की जगह कुछ और ही होंगे। और इस तरह से ये जज पूरी ईमानदारी के साथ उस लेडी को न्याय दिलाता है और उन पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर देता है, जिसकी वजह से एक लीडर जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है इससे काफी इम्प्रेस होता है, जो कि आगे चलकर इसकी मदद भी करेगा एज अ मेयर। अभी के लिए ये सीन शिफ्ट होती है एडम की तरफ, जो कि घर आकर सभी तरह के सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है, लाइक खून के दागों को, पर डर की वजह से ये सारी चीजें सिर्फ आधी अधूरी करता है। और जब उसका डैड घर आता है तो वो उसे देखता भी है और इसकी अजीब हरकतें देख उसे शक भी जरूर होता है, इसलिए वो उसे बैठाकर सब कुछ पूछता है कि क्या हुआ। और जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये उसे सारी डिटेल्स बताने के लिए कहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और बाकी सब। और उसके बाद ये पर्सनली कॉल करता है डिटेक्टिव नैन्सी को कि वो उसे स्टेशन आकर मिलेगा। और फिर उसके बाद ये कॉल करता है अपनी गर्लफ्रेंड ली को, जो कि एक बेस्ट लॉयर होती है, ताकि वो उसके बेटे को बचा सके। अब ये खुद एक जज होता है, इसलिए ये बात इसे बहुत ही अच्छे से पता होती है कि कन्फेशन करने पर थोड़ी सी कम सजा मिलती है। इसलिए ये अपने बेटे को लेकर जाता है थाने ताकि वो कन्फेशन कर सके। बट जब ये थाने पहुंचता है तो ये देखता है जिमी बैक्स्टर और उसकी वाइफ को, और जिमी को देखकर इसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि जो मरा होता है वो पर्सन होता है जिमी का बेटा। और अगर इसे पता चला कि उसके बेटे को किसने मारा तो फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये डरते हुए अपने कदम वापस मोड़ लेता है और घर आकर एडम के सारे कपड़ों को इकट्ठा करता है जो कि उसने पहने थे। साथ ही कार से भी सारे खून को साफ करता है और सारे एविडेंसेस को फेंक देता है नदी में। तो वह जिमी अपनी वाइफ के साथ जाता है उस साइट पर जहाँ पर ये सारा हादसा हुआ होता है, और उन्हें वहाँ पर मिलता है वो अस्थमा पंप जो कि एडम ने जल्दीबाजी में वहाँ पर छोड़ दिया था। ये रात दोनों ही फैमिलीज के लिए बहुत ही टफ होने वाली थी, नींद आना तो जैसे भूल ही जाओ। इसलिए रात में ही मिशेल अपने फ्रेंड चार्ली से मिलने के लिए जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी गाड़ी को किसी भी तरह से गायब कर दे, बिना कोई क्वेश्चन पूछे, सिर्फ उसकी ये मदद कर दे, उसे अपनी गाड़ी को दोबारा नहीं देखना। और चार्ली भी उसकी बात मान सीधा अपने लोगों को कॉल करता है, और फिर वो लोग अपने एक मेंबर को हायर करते हैं जो कि मेंबर होता है डिजायर ग्रुप का। ये ग्रुप भी एक माफिया गैंग होती है जिनका बिजनेस डायरेक्टली रिलेटेड होता है जिमी बैक्स्टर की गैंग के साथ, और ये कार चोरी का काम देते हैं कोफी नाम के पर्सन को। तो वही अगली सुबह मिशेल एक प्लान बनाता है ताकि अगर पुलिस किसी भी तरह से उन तक पहुंच जाए तब भी उन्हें उन पर ज्यादा शक न हो। और उसके लिए ये क्रिएट करते हैं मसल मेमोरी, लाइक कब्रिस्तान में जाना, एक कैफे में जाना, ताकि वो आसानी से झूठ बोल सके कि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो वो दोनों कहीं और ही थे। और इस बीच वो कोफी नाम का पर्सन उनकी गाड़ी को भी चुरा लेता है। अब होता क्या है कि जिस डिटेक्टिव को इस जज ने कॉल किया था वो उससे पर्सनली मिलने के लिए आ जाती है कि उसने किस बात के लिए उसे कॉल किया था, जिससे ये जज एक तरह से फंस जाता है क्योंकि ये उसे सच पूरी तरह से बता नहीं सकता और उसे एक रीजनेबल रीजन देना भी होगा। और इसलिए वो यहाँ पर ये बात रखता है कि 9 तारीख को, मतलब कि कल, उसकी कार चोरी हो गई थी और सेम उसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो उसे कॉल कर रहा था। पर एक तरह से वो इस मुद्दे को नॉट सो इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करता है ताकि वो ऑफिसर उसकी कार को ढूंढे नहीं। इवन कि उसे कन्विंस करने के लिए वो तो ये तक कहता है कि अपनी कार की चोरी होने की वजह से वो दुखी नहीं बल्कि खुश है, और इसका रीजन ये बताता है कि उस कार के साथ उसकी वाइफ की यादें जुड़ी थी, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को पूरी तरह से भुला नहीं पा रहा था। और इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें कहता है जिसे ये ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं मानती, और ये सीधा उसे एक बात कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चोर कितना गरीब था, कितना मजबूर था उस कार को चुराने के लिए, पर वो उस कार को ढूंढ कर रहेगी
और सेम ही दिन उस कार को ढूंढ भी लिया जाता है, मे बी क्योंकि वो एक नेटिव अमेरिकन की कार होती है और साथ ही एक जज की भी। इसलिए इस जज को झूठ की एक नई कहानी बुननी पड़ती है कि उस चोर ने कैसे उस कार को चुराया होगा एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट कि इसके पास इस ऑफिसर के हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है झूठ के रूप में, और वो लोग उसे उस कार की कस्टडी देने ही वाले होते हैं कि उस कार से बाइक का एक पीस निकलकर सबके सामने आ जाता है, जिससे इस ऑफिसर को लगता है कि जरूर इस कार के साथ किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। साथ ही इनके पास पहले से रोको बैक्स्टर वाला वो हिट एंड रन मामला होता है, इसलिए इस कार को सीधा उसी के साथ जुड़कर देखा जाता है। तो वही कॉफी को पुलिस लेकर जाती है जिमी बैक्स्टर के अड्डे पर, और इसके साथ वो सब किया जाता है ताकि ये सच बता दे कि उसने रोको को मारा या नहीं। साथ ही पुलिस यहाँ पर रेड भी मारती है उसके घर पर ताकि वो रोको के फोन को ढूंढ सके। और इन सब के बीच इस जज से मिलने के लिए आती है उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है ली, और ये उसे मिलने के लिए इसलिए आती है क्योंकि उसने 9 तारीख की रात को इसे भी कॉल किया था। बट यहाँ पर भी ये जज झूठ बोलता है कि वो उसे ड्रिंक पर इनवाइट करने के लिए बुला रहा था, और साथ ही वो उसे इस केस के बारे में ही बताता है ताकि वो उस कॉफी नाम के पर्सन को जेल से बाहर निकाल सके। और इन सब के अलावा डिजायर ग्रुप के लोग भी होते हैं जो कि कॉफी को गिल्टी प्लीड करने के लिए कहते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा उसकी माँ और भाई बहन को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं एडम अपने डैड को बताता है कि वो एक्सीडेंट के बाद एक गैस स्टेशन पर गया था ईंधन भरवाने, और इसलिए ये भी झूठी मूठी कहानी बनाता है ताकि वो उस गैस स्टेशन के ऑनर को बहला सके। और उसके बाद ये सेम उसी जगह पर जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और उस दिन की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है। ये ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाह रहा होता जो कि उस जिमी बैक्स्टर का ध्यान खींचे। इन सब में जिमी बैक्स्टर का एक बेटा जेल में भी होता है जिसका नाम होता है कार्लोस। इसने एक 15 साल के लड़के को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसके शरीर का रंग काला था और उससे ये बात पसंद नहीं आई। और सेम इसी बात पर जज उसे बेल देने से मना कर देती है जब ये अपने भाई रोको को श्रद्धांजलि देने के नाम पर बेल की मांग करता है। स्पेशली ये जज उसे बेल इस बात के लिए नहीं दे रही होती क्योंकि रोको को मारने का इल्जाम जिस पर लगा होता है वो लड़का होता है ब्लैक अमेरिकन, और अगर कार्लोस जेल से बाहर गया तो कुछ लोग सेफ नहीं रहेंगे। बट फिर भी किसी तरह से उसे बाहर निकलवा लिया जाता है और कब्रिस्तान में उसकी माँ उसे उस किलर को मारने के लिए कहती है जिसने उसके भाई के साथ ये सब किया। और कार्लोस को सीधा उसी जेल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर कॉफी होता है, और अगले दिन कॉफी की लाश जेल से बाहर आती है बॉडी बैग में। लेकिन इस लड़ाई और मौत वाली बात को भी दबा दिया जाता है कि बैक्स्टर वहाँ पर कभी आया ही नहीं, और उसे वापस उसी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो पहले था। पैसे और पावर का इतना दुरुपयोग किया जाता है कि क्या ही बताऊं। इवन की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी गलत बनवाई जाती है ताकि कुछ भी किसी के भी सामने न आए। और कुछ दिन बाद कॉफी के पूरे फैमिली को मरवा दिया जाता है जिसमें से सिर्फ 1% बच जाता है कॉफी का छोटा भाई, जिसे बाद में डिजायर ग्रुप के लोग अपने पास रख लेते हैं ताकि उसे कोई कुछ न कर सके। और ये रिवेंज गेम भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बट इस जज को कोई मैसेज करता है कि उसके पास कुछ सबूत है और उसे पता है कि रोको को मारने वाला उसका बेटा है। इवन की वो पर्सन जज को उसके घर की फोटो भी भेजता है, और डरते हुए जब ये घर जाता है तो ये देखता है कि उनके घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है और उनका डॉग सेम वहीं पर बेहोश पड़ा है जिसकी किसी ने उसे जहर देने की कोशिश की हो। इवन की एक ओल्ड लेडी उसे बताती भी है कि उसने एक आदमी को देखा था उसके घर में एंटर करते हुए। और कहानी अब यहाँ से पूरी खिचड़ी बन जाती है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि एडम का चक्कर चलने लगता है रोको की बहन के साथ। दोनों ही सेम ही क्लास में होते हैं जिसकी वजह से ये बाद में दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। तो वहीं कार्लोस अपनी सारी सजा काट कर जेल से बाहर आ जाता है और फिर से घुसने लगता है ड्रग्स के धंधे में। तो वहीं कॉफी की लॉयर उसके मरने के बाद भी इस केस को नहीं छोड़ती और उसके फिर से फोरेंसिक करवाने की बात करती है ताकि सच सबके सामने ला सके। पर ऐसा करने के लिए उसे उनके फैमिली की परमिशन चाहिए, उनका साइन। और ये मेन स्टोरी जो कि ब्लैकमेलिंग की तरफ लीड करती है वो तो चली रही होती है। इन सब के अलावा पुलिस इस पूरे केस को क्लोज करके इस केस के रिलेटेड सारे सबूतों की एक कॉपी जिमी बैक्स्टर को दे देते हैं। और इन सबूतों में वो कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है जो कि रोको के फोन से की गई थी, और उसी को बार बार सुनने पर इन्हें उस पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि एडम को अपनी कार को हटाने के लिए कह रहा था, जिससे इन्हें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि वो जगह एक गैस स्टेशन है। और ये भी सीधा निकल जाते हैं उस इलाके के गैस स्टेशन की तरफ, और हर एक जगह पर ये कॉफी की पिक्चर दिखाकर पूछते हैं कि क्या सच में वो पर्सन वहाँ पर आया था या नहीं।
जिसमें से ये फाइनली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां का मालिक कॉफी को तो नहीं बट उस जज को जरूर पहचान लेता है कि वो वहां पर आया था। उसने सीसीटीवी फुटेज को देखा और सारे फुटेज को डिलीट करके चला गया। और जब ये भी सारे एविडेंसेस को ध्यान से देखते हैं तो इन्हें भी सारी बातें समझ में आ जाती है कि रोको को मारने वाला असली कातिल कॉफी नहीं बल्कि वो जज था, क्योंकि वो कार उसी की थी। और सेम उसी जज को ब्लैकमेल करके एक पर्सन एक जगह पर बुलाता है पैसों के साथ। दरअसल ये पर्सन होता है वो ड्राइवर जिसने एडम को खून से सना हुआ देखा था और उसकी फोटो खींच ली थी गैस स्टेशन पर। लेकिन ये जज उसे पैसे न देकर एक बड़ी सी बोर्ड खरीद देता है और उससे एग्रीमेंट करता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देगा और बैंक उस बोर्ड को उससे छीन लेगी। और इन दोनों में सब कुछ तय हुआ ही होता है कि ठीक यहीं पर आ जाता है जिमी और उसके आदमी। और ये सिर्फ इस मकसद से यहाँ पर आए होते हैं ताकि वो उस जज को मारकर उसका काम खत्म कर सके। और अपने बेटे को बचाने के लिए ये जज भी यहाँ पर झूठ बोलता है कि गाड़ी को वही ड्राइव कर रहा था और उस पर्सन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए वो यहाँ पर आया था। और इन सब के साथ कार्लोस की ड्रग वाली स्टोरी भी चलती है और इस जज को डिटेक्टिव नैन्सी बातों ही बातों में ये बात बता देती है कि वो कार्लोस को आज अरेस्ट करेगी। और जैसे ही जिमी उसे मारने वाला होता है सेम यही बात ये जज उसे बता देता है कि अगर वो उसे कुछ भी नहीं करेगा तो वो कार्लोस को जेल जाने ही नहीं देगा, उसे किसी भी हाल में रिहा करवा देगा। इसलिए जिमी उसे ना मारकर उस पर्सन को मार देता है जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और इस तरह से इनके बीच में एक एग्रीमेंट होती है कि वो जज उसके बेटे कार्लोस को बचाएगा एंड इन रिटर्न जिमी उसे जीने देगा। अब होता क्या है कि जब कॉफी की फिर से फॉरेंसिक करवाई जाती है तो असली सच सबके सामने आ जाती है कि उसे कितनी बुरी तरह से मारा गया था। उसका सर फटकर दिमाग बाहर आने को तैयार था और बहुत सारे फ्रैक्चर भी होते हैं। साथ ही उसके नाखूनों में कार्लोस का डीएनए भी मिलता है जो कि ये बात कंफर्म करती है कि कार्लोस ने ही उसे मारा था। और ये सारे सबूत उसे आसानी से डेथ पेनल्टी दिलवाने के लिए काफी हैं। और अब बस देखना ये होगा कि इन सारे सबूतों के बावजूद भी ये जज उसे इनोसेंट साबित कर पाएगा या नहीं। और पहले दिन जब बात बेल के लिए रखी जाती है तो क्राइम की सिचुएशन को देखते हुए बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जिमी कोर्ट में ही जज को गाली देता है, ये जानते हुए कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बट यहाँ पर होता कुछ और है और ये जज इस बात का सख्ती से रिप्लाई करता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अरेस्ट करवा देगा। इसलिए जिमी कोर्ट से बाहर आ जाता है और जज के बाहर आते ही वो सीधा उसे भड़कने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से बात करने की एक्सेट्रा, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए ये कहता है कि ऐसा करना जरूरी था ताकि सबको ये रियल लगे ना कि नाटक, और इस केस का जज वही बना रहे। और इस बात को एंश्योर करने के लिए वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत ये जज एक दूसरे जज के साथ एक बार में जाता है और ये दोनों वहाँ पर शराब पीते हैं और फिर सेम उसी जज को ये अरेस्ट करवा देता है ड्रंक एंड ड्राइव के केस में, ताकि उसकी जगह कोई और इस केस का जज ना बन जाए। इवन कि उस पर आरोप तक लगा देता है कि उसे नशे की लत है और इसलिए उसे रिहैब सेंटर में जाना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जज की नौकरी तक खो देगी। ना सिर्फ जज को बल्कि ये मीडिया और बाकी सारे स्टाफ और प्रैक्टिशनर्स को भी कोर्ट रूम में आने नहीं देता ताकि कोर्ट में क्या हो रहा है ये बात किसी को भी पता न चले, जिसकी वजह से कोर्ट के बाहर काफी प्रदर्शन होते हैं क्योंकि इस केस में ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा होता। और साथ ही सिर्फ नाम के लिए जूरी को भी बुलाया जाता है सो अलग। अब जूरी में होता क्या है कि सभी जूरी मेंबर्स ट्रायल के एंड में अपना वोट डालते हैं कि उनके हिसाब से वो पर्सन क्रिमिनल है या नहीं, और उन्हीं वोट्स के बेस पर डिसीजन सुनाया जाता है बाकी सभी तरह के सबूतों को नजरअंदाज करके। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है और वो एविडेंस होता है डीएनए रिपोर्ट जो कि कार्लोस से मैच करती है। और सेम उसी डीएनए रिपोर्ट का रीजन ये कार्लोस बताता है सेल्फ डिफेंस, कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए कॉफी पर अटैक किया था। बट इसके पास इस बात का आंसर नहीं होता कि वो जेल के अंदर गया कैसे, और जेल के अंदर वो चला भी गया तो वो उसी सेल के अंदर गया कैसे जहाँ पर कॉफी था, और चला भी गया तो उसे ऐसा क्या डर लगा एक 17 साल के निहत्थे इंसान से कि वो उसे मार मार कर पूरी तरह से मार ही डालता है। साथ ही जब कुछ और एविडेंसेस दिखाने की बात रखी जाती है कि किस तरह से और कितनी बुरी तरह से उसको मारा गया था, तो जज यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जूरी सीधा कार्लोस को मर्डर घोषित कर देगी, जो कि वो ऐसा नहीं चाहता।
तो वहीं डिफेंस अपनी घटिया दलील रखता है कि कोफी ने पहले वार्डन को रिश्वत दी, फिर उस सेल तक गया जहां पर कार्लोस था और उसके बाद उसने कार्लोस पर अटैक किया। और इस बात के लिए इनके पास सिर्फ वो सीसीटीवी की फुटेज होती है जिसमें कोफी डर की वजह से सिर्फ सेल के सामने ही खड़ा रहा। साथ ही कुछ और दिन की हियरिंग के बाद जज की नजर पड़ती है एक ब्लैक वुमन पर जो कि जूरी का ही एक हिस्सा होती है और उसी के बारे में जब ये ऑनलाइन पढ़ता है तो इसे कुछ बातें पता चलती हैं जिसके बेस पर इस जज को लगता है कि वो कार्लोस को क्रिमिनल बताने के लिए वोट करेगी। इसलिए ये उसे जूरी से निकालने की बात करता है और ऐसा करने के लिए वो रीजन बताता है कि उसने ऑनलाइन इस केस के बारे में पढ़ा और इसलिए अब वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। पता नहीं ये जज और कितना गिरेगा अपने बेटे को बचाने के लिए। और एक दिन पुलिस के हाथ एक ऐसा विटनेस लगता है जो कि इस केस को यहीं पर खत्म कर सकता है और वो पर्सन होता है कार्लोस का दोस्त, जिसे कार्लोस ने सब कुछ बताया होता है अरेस्ट होने से पहले कि उसने किस तरह से कोफी का सर तरबूज की तरह कुचल दिया और ऐसा करने के लिए उसकी माँ ने उसे कहा था एंड एवरीथिंग एल्स। साथ ही वो और भी बहुत कुछ बताने की बात करता है बट सिर्फ एक कंडीशन पर कि अगर वो लोग उसे जिमी बैक्स्टर से बचाएंगे जो कि अब इसके जान के पीछे पड़ा होता है। और सेम उसे ही जब कोर्ट में पेश करने की बात रखी जाती है तो पहले तो डिफेंस मना कर देता है कि उन्हें इनके बारे में पहले बताया नहीं गया और फिर बाद में जब किसी तरह से कन्विंस किया जाता है और अगली हियरिंग में उसे पेश करने की बात रखी जाती है तो जज उससे खुद मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसकी मेंटल कंडीशन को देख सके कि वो पूरी तरह से होशो हवाश में है या नहीं और उसके पीने के पानी में वो कुछ मिला देता है ताकि वो सब कुछ कोर्ट में बता न सके। और जब वो पर्सन बयान दे ही रहा होता है तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है और वो आधी अधूरी बात कह के वहीं पर गिर जाता है और कोर्ट यहाँ पर हो जाती है स्थगित। और इस बीच ये जज उस ग्लास और थर्मस को साफ कर देता है ताकि अगर कोई भी उस ग्लास और थर्मस की जांच करवाए तो उसमें उन्हें कुछ भी ना मिले। और फिर कुछ देर बाद कोर्ट में आकर उस पर्सन की सारी बातों को खारिज करने के लिए कहता है ये कह के कि वो पर्सन अपने होशो हवास में नहीं था। अब यहाँ से कहानी स्विच करती है दो और कहानियों की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे चलकर। पहला तो होता है एडम और उसके टीचर की लव स्टोरी और जैसे ही फ्रैनी को ये बात पता चलती है कि एडम सोफिया के साथ चक्कर चला रहा है तो वो उसे वार्न करती है कि वो उससे दूर रहे। और इस बात से एडम को लगता है कि कहीं वो उसकी सच्चाई सोफिया को ना बता दे कि उसके भाई को उसी ने मारा था। इसलिए वो इस बारे में बात करता है अपने अंकल चार्ली से और फिर ये बात करता है फ्रैनी से कि अगर वो फिर से एडम के आसपास भी भटकी तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही एक माइनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए उस पर रेप का चार्ज लगेगा सो अलग। और इस बात से इसे ही पता चल जाता है कि एडम ने ही उन दोनों के बारे में उसे बताया होगा और इसलिए ये भी उसे रोको के बारे में बता देती है कि रोको का असली कातिल कोफी नहीं बल्कि एडम है। तो वहीं कोफी की लॉयर मिस ली के हाथ ये सबूत लगती है कि जिस दिन रोको मरा था उस दिन कोफी अपना एग्जाम दे रहा था, मतलब कि रोको को उसने नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है। और ये बात ये बताती है कोफी के भाई को कि कोफी को मरवाने वाले डिजायर ग्रुप के लोग हैं क्योंकि उन्होंने ही कोफी को ये कहा था कि वो रोको को मारने का इल्जाम खुद पर ले ले और जेल चला जाए। और सिंस कि उसने ऐसा किया होता है तो कार्लोस को लगता है कि कोफी ने ही उसके भाई रोको को मारा और इसलिए वो जेल में जाकर कोफी को मार डालता है। तो वही कार्लोस का लॉयर उसे सिखाता है कि उससे एग्जैक्टली क्या कहना है कोर्ट में ताकि सभी जूरी मेंबर उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएं। और ये सेम टू सेम वैसे ही बातें कोर्ट में जाकर उगल देता है कि जब कोफी जोन्स उसके सेल में आया तो उसने उस पर सीधा अटैक किया और इसने भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए उस पर वार किए। और जो आखिरी बात ये कहता है वो ये कि कोफी जोन्स खुद ब खुद उसके सेल से बाहर निकल कर गया। और इस बात को चेक करने के लिए जब ली उस सेल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि सेल एक बार बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलता जब तक कि कोई उसे बाहर से ना खोले, मतलब कि वो सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं। और सेम यही बात को जाकर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता देती है और सेम ही बात को कोर्ट में पेश करके ये कार्लोस के बयान की धज्जियां उड़ा देती है। और धीरे धीरे सारी सच्चाई उन लोगों को पता चल जाती है जो कि स्टार्ट से ही इस केस को देख रहे थे, जैसे कि मिस ली और ऑफिसर नैन्सी को। पर इन दोनों का है मुंह बंद कर दिया जाता है, जिसमें से नैन्सी को ये मेयर ऑफर करता है एक करप्शन फ्री सिस्टम एस्टैब्लिश करके देने की जिसकी हेड वो खुद होगी। तो वही ली इस जज को डेट कर रही होती है इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोलती, बट सच की वजह से वो अपने सारे रिश्ते उससे तोड़ जरूर लेती है, बट फिर भी वो उसे एक मौका जरूर देती है कि वो इस केस को रीओपन करके सही मुजरिम को सजा दिलवाए ताकि सबको इंसाफ मिले। बट ये जज ऐसा नहीं करता
और खुद अकेले में एक नोट लिखता है कि जूरी एक सबूत पेश करना चाहती है कोर्ट में, और दोनों ही पक्ष के लोग जब इस बात का विरोध करते हैं तो ये खुद ही उस सबूत को अलाउ करने की भी बात करता है और जूरी के सामने उस रिकॉर्डिंग को पेश करता है जो कि एक्सीडेंट के वक्त रिकॉर्ड हुई थी। वैसे इसमें कुछ खास रिकॉर्ड नहीं होता सिवाय लोगों की सांसों का जो कि वक्त के साथ थम से जाती हैं, और सेम उसी को सुनाकर वो जूरी को इमोशनल करता है ताकि उन्हें ये लगे कि कार्लोस ने अपने भाई रोको के किलर को मारकर कुछ भी गलत नहीं किया। और एग्जैक्टली ऐसा ही कर सभी जूरी मेंबर्स कार्लोस को नॉट गिल्टी बताते हैं। एक भी जूरी मेंबर ऐसा नहीं होता जो कि कार्लोस को गिल्टी बताए और ये केस हो जाती है क्लोज। जिसके एंड में सोफिया अपने बॉयफ्रेंड एडम को पार्टी में बुलाती है शाम को, और सेम अपने भाई कोफी का बदला लेने के लिए ये खरीदता है एक गन। और इन सब के साथ यहाँ पर आती है एक ट्विस्ट। याद है वो इनहेलर जो कि जिमी बैक्स्टर को कहानी के स्टार्ट में मिली थी? उस इनहेलर की वजह से उसे पता चल जाता है कि उस दिन कार एडम चला रहा था, ना कि वो जज। और अब तक वो इसलिए चुप था क्योंकि उसे जज की हेल्प चाहिए थी कार्लोस को छुड़ाने के लिए। बट सिंस कि अब उसका बेटा बाहर होता है तो यहाँ पर जिमी कॉल करता है मिशेल को और उसे अपनी पार्टी वाली जगह पर बुलाता है ताकि वो अपने बेटे को मरता हुआ देख सके। और दौड़ते भागते हुए जब किसी तरह से मिशेल उस पार्टी वाली जगह पर जाता है तो वहाँ के बॉडीगार्ड उसे एंटर करने नहीं देते, और इस बात का फायदा उठाकर जिमी एडम को गले लगाता है जैसे कि वो मिशेल को चिढ़ा रहा हो कि उसके बेटे की गर्दन ठीक उसी के हाथ में है। और एक बार फिर से जब मिशेल उस पार्टी में जाने की कोशिश करता है और गार्ड्स उसे फिर से रोकने में बिजी हो जाते हैं तो उस पार्टी के अंदर चला जाता है ये बच्चा और गन निकालकर ये शूट करता है कार्लोस को। बट गोली उसे ना लगकर सीधा घुस जाती है एडम के गर्दन में और उसकी भी ठीक वैसे ही मौत होती है जैसे कि रोको की हुई थी, और ये स्टोरी फाइनली हो जाती है खत्म। वैसे देखा जाए तो एडम को तो मरना ही था क्योंकि उसके पीछे खुद जिमी बैक्स्टर पड़ा था। अच्छा ये हुआ कि यहाँ पर उसकी मौत उस इंसान के हाथों हुई जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया सिर्फ उसके और उसके डैड के झूठ बोलने की वजह से। मे भी आप इसे जस्टिस कह सकते हैं, बस ये जस्टिस कानून नहीं देती बल्कि किस्मत देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।